हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वंशना सिंह परिहार, पीसीएस ऑफिसर एमपीपीएससी 2013 बैच। तो फ्रेंड्स, आज अपन वापस से यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। इस समय जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, जहां पर एजुकेशन सेक्टर ऑफलाइन मोड पे बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है एवं ऑनलाइन मोड एकमात्र माध्यम है छात्रों के पास, जिसके माध्यम से वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। ऐसी परिस्थिति में एमपीपीएससी 2019 के मेंस के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी चिंतित है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि 9 दिसंबर को हाई कोर्ट की हियरिंग के बाद रिजल्ट तुरंत आ सकता है। और एमपीपीएससी के इतिहास को देखते हुए हम कह सकते हैं कि विद इन 50 डेज में वो मेंस ले भी लेता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन के विद इन 50 डेज में मेंस कंडक्ट करवा लेता है। और ये बिल्कुल सही चिंता है विद्यार्थियों की, क्योंकि आपको जो अचानक से लॉकडाउन पीरियड में जहां पर थे वहीं फंस गए थे। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के पास नोट्स नहीं अवेलेबल थे, उनके उनके घर की परिस्थितियां बहुत सारे बच्चों की ऐसी थी जहां पर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे थे। वो इस समय जैसे जैसे पीएससी के रिजल्ट की का समय आ रहा है और साथ ही साथ 2020 एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना आपकी 99.9% है। 1% इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, जहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं। तो इन परिस्थितियों में बच्चों को कैसे तैयारी करना है। जो पैंडेमिक हमारा है, वैश्विक महामारी है कोविड की, जिससे पूरा भारत हमारा परेशान है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश जो है हमारा उन राज्यों में सम्मिलित है जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा हैं। और ऐसे राज्यों में जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा हैं, किसी भी प्रकार से जो गतिविधियां हैं वो हर हाल में 100% ओपन ना होते हुए कुछ प्रोटोकॉल के साथ ओपन है। और अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर अभी ऑनलाइन मोड पर तो ऑन है, बट आपका जो ऑफलाइन मोड है उसमें, चाहे वो आपका स्कूल एजुकेशन हो या आपका कॉलेज एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन है, या फिर किसी भी प्रकार से आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपका जो एक पार्ट है, किसी भी प्रकार से आप देखिए कोई भी आपका ऑन नहीं किया गया है। और एक तरीके से बीइंग एन ऑफिसर अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं जो प्रशासन में रह के जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से ये परिस्थितियां हैं ऐसी कि एजुकेशन सेक्टर को नहीं खोला जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं वो घर में रहें। मेरे बच्चे, आपके बच्चे, या आप लोग ही जो हो, किसी के बच्चे हो, तो आप लोगों को ऐसी परिस्थितियों में घर पे रह के खुद को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। लेकिन चूंकि हमने एक सपना देखा है कि हमें एक सिविल सर्वेंट बनना है, और उस सिविल सर्वेंट बनने के लिए हमें बहुत हार्ड एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। इतने समय से आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को फलीभूत करने के लिए वर्तमान में भी आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। इस जो आप मार्च से लेकर अभी आपका नवंबर खत्म हो चुका है, आज दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो आप देखोगे कि आपके पूरे के पूरे 8 महीने, 7 से 8 महीने आपके जो हैं वो पूरे खाली गए हैं, यदि हम आउटडोर एक्टिविटीज को ध्यान में रखें तो। लेकिन इनडोर एक्टिविटीज जो होती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसे करें, क्या करें। और इस समय मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के भी फोन आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी फोन आते हैं कि मैडम आप इंदौर में हैं और इंदौर में जो कोरोना के केसेस की जो रिकॉर्डेड संख्या आ रही है उस हिसाब से हमें इंदौर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे अहम सवाल मेरे से बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम क्या इंदौर की स्थिति ऐसी है कि हम इंदौर पहुंचे। तो मैं आपको बस एक चीज अपने जो अनुभव है और एक जो मेरी इंटरनल इनर सोल कहती है कि क्या करना चाहिए, तो उसमें मैं सीधे सीधे यही बोलूंगी कि ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से प्रिकॉशन लेते हैं, आप किस प्रकार से घर में रहकर अपनी कितनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी है, जैसे बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, नेट ऑन नहीं होता है, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, बहुत बड़ा घर नहीं है कि हमें अपनी पढ़ाई के लिए सेपरेट रूम मिल सके,
या फिर लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ किसी के साथ भी ये जवाबदारियां जुड़ जाती हैं कि वो घर में रह रहे होते हैं, तो उनकी पढ़ाई के अतिरिक्त भी बहुत सारी जो जो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपके साथ जुड़ जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आपकी जो स्टडीज है वो प्रभावित हो रही होती हैं। और साथ ही साथ जो आपका लॉकडाउन पीरियड था, उस लॉकडाउन पीरियड में जब बच्चे घर में फंसे हैं तो उनके नोट्स जो हैं वो इंदौर में रखे हुए हैं, उनके पास वहां पर प्रॉपर नोट्स नहीं है जो वो लेके नहीं जा सके हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के साथ उनका भविष्य, जैसे कि केवल पीएससी की बात मैं ना करूं तो आप देख रहे होंगे लगभग सभी एग्जाम सभी कंडक्ट हो रहे हैं। आपका यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, अभी आपका बिहार स्टेट पीएससी है, अभी आपका उत्तर प्रदेश स्टेट पीएससी है, अभी आपका जो एडीपीओ और सीजे के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा पीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कमिंग सून हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी पीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में छात्र एवं उनके माता पिता की यह जो शंका भरी अवस्था है कि वो क्या करें बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए। यदि घर में उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है तो बच्चे को इंदौर भेजें, और अगर इंदौर में कोरोना के केसेस वो देख रहे हैं तो डर रहे हैं कि नहीं, अगर हमारा जीवन है तो हम बाद में भी अपना भविष्य बना सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इंदौर ना भेजें और अपने बच्चों को घर पे रखें। तो ये निर्णय मेरे या किसी अन्य के सजेशन से नहीं लिया जाता है, ये निर्णय व्यक्ति का खुद का होता है। परिस्थितियां हैं तो परिस्थितियों में आप देख रहे होंगे कि पूरा भारत या हम तो आजकल फोन लगाते हैं तो भी हमारे जो कहा जाता है कि इस सदी के महानायक हमारे अमिताभ बच्चन जी के आवाज में आपको कोरोना का बिल्कुल जब तक दवाई नहीं तब तक आपको ढिलाई नहीं, इतने सारे स्लोगन सुनने को मिलते हैं। प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा रोज रोज आपको एक ही चीज बताई जाती है कि मास्क का उपयोग करें, लगातार हाथों को धोते रखें, सैनिटाइज करते रहें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो कोरोना से बचने के कुछ नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए घर में रहकर बहुत ज्यादा बाहर ना घूमते हुए हम अपनी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यदि आप अपने घर में रह के ये तैयारी कर सकते हैं तो आप अपने घर में रहिए। यदि आपकी घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि नहीं, आप घर में रह के अपनी तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं और आप इंदौर आना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स की परमिशन से ही आए, जिद करके बिल्कुल भी ना आए। और पेरेंट्स को भी मैं यही अपील करूंगी कि बच्चों के भविष्य और उनकी जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है दोनों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय ले, क्योंकि बच्चा आपका है, उसका भविष्य बनाना है। तो आप लोग अपना निर्णय उस हिसाब से देखें कि हाँ, हमारे बच्चे को यदि हम इंदौर भेज रहे हैं तो क्या इंदौर में वह उसको हम उतना प्रॉपर प्रिकॉशन दे पाएंगे। अगर हम दे पाएंगे तो बिल्कुल आए। यदि आप नहीं दे पाने की स्थिति में हो कि वो प्रिकॉशन बच्चा वहां पर नहीं लेगा तो आप बच्चों को घर में रखें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने उससे तैयारी हो रही है वो करें, घर पे तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे घर पे तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं जो घर में बहुत सारी जवाबदारियों के साथ रहते हैं। बस एक ही जो आवश्यकता होती है वो दृढ़ निश्चय की होती है कि नहीं, मुझे ये करना है और इसके लिए जो भी परिस्थितियां आएंगी उन परिस्थितियों से मुझे बिल्कुल भी डट के आगे निकलना है, डरना नहीं है। मेरे सामने बहुत सारे बहाने आते हैं, मैं तो इनको बहाने ही बोलती हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे डरते भी हैं इस बात के लिए क्योंकि मैं सीधे उन्हें डांट देती हूँ, मैडम हमारे घर में ये काम आ गया था, हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हमारी मम्मी काम कर रही थी, ठीक है ना, मेरे पापा को ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रही हूँ, शादी आ गई थी तो आप तो जानती ही हैं कि शादी में जाना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये केवल और केवल अपनी पढ़ाई ना करने के लिए, हम खुद को गलत ना कहें इसलिए हम उसको केवल जस्टिफाई करते हैं। जिस व्यक्ति को पढ़ना होता है उसके लिए सारी चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं। ठीक है, अगर 2 घंटे आपको काम आया तो आप अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज करिए, आप सोइए कम, 2 घंटे कम सोइए,
आप किसी भी प्रकार से किसी और एंटरटेनमेंट में जुड़े हुए हो तो आप अपना उस चीज में समय कम करिए। ऐसा नहीं होता है कि समय कम करने के लिए केवल पढ़ाई वाला ही जो आपका टाइम पीरियड होता है उसी में आप कम कर देते हो और पढ़ाई करने के ना करने के बहाने बहुत सारे खोज लेते हो। जो बच्चा घर में रह के नहीं पढ़ पा रहा है, फिर वो कैसे बोल सकता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो वहां बहुत अच्छी पढ़ाई कर लूंगा। घर में मम्मी है, पापा है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको, और लड़कों के लिए तो खासकर मैं ये बोलूंगी कि घर में आप हो, आप एक बार पढ़ने बैठ जाओगे रूम पे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके मम्मी पापा आपको काम करने के लिए उठाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको खुद बैठना पड़ेगा कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। लड़कियों के साथ भी आजकल इतने अवेयर होते हैं मम्मी पापा कि हाँ ठीक है, बहुत कुछ इमरजेंसी काम आ जाता है तो उस पर टोका टिप्पणी होती है कि ये काम करना है, लेकिन यदि आपने सिंसियरली और अपने मम्मी पापा को दिखाया कि आप पढ़ रहे हो तो किसी के भी मम्मी पापा ऐसे नहीं होंगे जो पढ़ने से उठाएंगे। तो आप पहले खुद में इस चीज को देखिए कि नहीं हमें पढ़ना है। अब बात ये आ रही है कि जो हमारे 2019 पीएससी का रिजल्ट हमारा कमिंग सून है और 2020 नोटिफिकेशन आ रहा है, या फिर विभिन्न राज्यों के द्वारा या विभिन्न जो आपके जैसे पीईबी के द्वारा एग्जाम डिक्लेरेशन हो चुका है, तो जो ये विभिन्न माध्यमों में आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उन एग्जाम्स की तैयारी के लिए बच्चे वर्तमान में किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करें, नोट्स मैनेज करें, कहाँ से लाएं। तो मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन स्टडीज में आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल ढूंढने में अपना समय बर्बाद ना करें। आप एक दो बार में ही देख लीजिए कि कौन सा चैनल है जो आपको बेहतर लेक्चर या बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है और उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। जैसे मैं यहाँ पर किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरा जो पर्सनल अनुभव है मैं वो आपको बताऊंगी कि एसएससी के लिए यदि आप लोग देखते होंगे कि एसएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसका हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो पर्सनली मैं जानती हूँ मैं उनका आपको बता दूं कि इंदौर में एक स्कॉलर्स एकेडमी है और उस स्कॉलर्स एकेडमी में एसएससी की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है, जो हम लोगों ने सुना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एसएससी के लिए आपको और भी यूट्यूब चैनल जो हैं, जैसे आपके राजस्थान के कुछ यूट्यूब चैनल है, या फिर पर्टिकुलर आप अगर चाहेंगे तो रीजनिंग का आप देखेंगे तो एक नृपेंद्र सर का रीजनिंग का यूट्यूब चैनल चलता है, वो बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो इस तरीके के कुछ यूट्यूब चैनल होते हैं, तो उनको आपको एक बार में ही देख लेना है कि हाँ ये यूट्यूब चैनल जो है इसके सारे के सारे लेक्चर हमको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हमें इधर उधर भटकना नहीं है कि हम ये भी देख लें हम वो भी देख लें। आजकल कोई भी यूट्यूब चैनल बनाता है और स्टूडेंट्स खुद ही बना के अपना डालने लगते हैं, तो इस तरीके से आपके बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। अब इसके बाद आते हैं यूपीएससी के लिए हम क्या करें। तो यूपीएससी के लिए आप देखते हो कि वेल नोन है आपका दिल्ली की कोचिंग है आपकी दृष्टि डिवीजन, जिसमें विकास दिव्य कीर्ति सर के द्वारा बेस्ट ऑफ बेस्ट जो मैं कहूंगी पर्सनली जो मुझे लगता है, तो यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है वहां पर। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंदौर में। यदि अगर आप कोचिंग की बात करें तो अरस्तु आईएएस एकेडमी का भी जो यूट्यूब चैनल है वो आपको बेहतर मटेरियल उपलब्ध करा रहा है, अभी नया है लेकिन जो मैंने फील किया है तो वो आपको बेहतर मटेरियल अवेलेबल करा रहा है। मृणाल आईएएस का एक आपका ऑनलाइन चलता है, तो जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके नोट्स हैं, एमसीक्यू हैं, तो वो सारे आपके मृणाल आईएएस की जो साइट है उसमें आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर जैसे आप देखोगे कि अन अकेडमी में भी कुछ, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे, लेकिन अन अकेडमी के भी कुछ लेक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि हाँ ये टीचर अन अकेडमी का बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो उस पर्टिकुलर टीचर का आप ले सकते हो लेक्चर और उस लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपना समय बार बार सर्च करने में ना बर्बाद करते हुए एक या दो दिन में ही आप डिसाइड कर लीजिए कि किस टीचर से आपको कौन सा लेक्चर अच्छा लग रहा है, पर्टिकुलर उसको आप सब्सक्राइब करिए और वहीं से आप उस सारे कंटेंट उठाना स्टार्ट करिए। प्लस आपकी जो पुरानी स्टडीज हैं उन पुरानी स्टडीज के जो आपके मटेरियल्स आपके पास हैं उसको आप बार बार रिवाइज करिए। क्यों? क्योंकि जब एक ही मटेरियल को आप 5 बार पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में छप जैसा जाता है कि हाँ
वो फिर वहां से नहीं डिलीट होता है। आप उसको रिवाइज करते रहिए, जितना मटेरियल आपके पास है उसको रिवाइज करते रहिए। ऑनलाइन अगर आपको लग रहा है कि हमें ये बुक हम इंदौर में छोड़ के आ गए हैं, या फिर मैं भोपाल रहा करता था, मैं दिल्ली रहा करता था, मैं ग्वालियर रहा करता था, तो मेरा जो मटेरियल स्टडी मटेरियल है वो मेरे वहीं पर दिल्ली में छूट गया है, अब मैं क्या करूं। तो आप पता होना चाहिए कि आजकल एनसीईआरटी की सारी बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बहुत सारे जो अच्छे राइटर्स की बुक हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ में रह रहे होंगे, उनसे आप पीडीएफ मंगवा के आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सर्च करने में समय बर्बाद नहीं करना है। मैं बार बार इस चीज को आपको रिपीट करूंगी, क्योंकि नाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन वो आपकी असली में कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो आपको अपनी पढ़ाई बेहतर करनी है, कम समय बर्बाद करते हुए ज्यादा बेनिफिट लेना है, तो हमें इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स जो थी लड़कियां, उनका बड़ा फोन आ रहा था कि मैडम अगर अभी एग्जाम नहीं होता है तो हमारी शादी कर दी जाएगी, हम क्या करें, अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, कैसे करें, मम्मी पापा सब कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, पीएससी बड़ी अनिश्चित सी हो चुकी है। तो बेटा एक चीज मैं बोलूंगी कि यदि आप पढ़ रहे होगे घर में और आपके मम्मी पापा को ये लग रहा होगा कि नहीं ये इस पीएससी में निकाल ही लेगी, तो मुझे लगता है कि हर वो पेरेंट्स यही देखना चाहेगा कि पहले मेरी बेटी अधिकारी बने और बाद में शादी करें। तो सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई को इतना मजबूत करो कि यदि आप समय मांग रहे हो अपने घर वालों से, तो वो समय आप फ्रूटफुली यूज करते हुए सक्सेस हो। इन केस आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपकी बेटी बहुत ज्यादा अच्छी है पढ़ने में और वो आपको रिजल्ट दे सकती है, तो उसके सपनों को इस तरीके से चकनाचूर ना करें। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अगर वो आपसे थोड़ा सा समय मांग रहे हैं और आपकी इकोनॉमिकली और सोशल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप उसको समय दे सकते हैं, तो जबरदस्ती उसका सपना ना तोड़े और उनको समय दे कि वो आगे भी पढ़ाई कर सके। अब रही बात कि अब हम 8 महीने के ड्यूरेशन के बाद जब अपनी पढ़ाई में जुट रहे हैं तो कैसे पढ़ाई करें, कि हम अब कैसे उस चीज को करें कि एमपीपीएससी के मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। तो सबसे अच्छी जो मेंस की तैयारी है या प्री की तैयारी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दूं कि जो एमपीपीएससी 2019 और 2020 है, उसमें आप सभी जानते हैं कि डिफरेंस है सिलेबस और पैटर्न का। किसमें? मेंस में। तो 2019 मेंस के लिए जितने भी बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि हम 2019 मेंस लिखने वाले हैं, तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करें, ज्यादा से ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि 2019 के मेंस में आपको भी पता है कि आपको बहुत ज्यादा लिखना है, और इसके बाद आपका जो नया सिलेबस और नया पैटर्न आया है, इसमें मेंस में वर्ड लिमिट कम हो गई है, तो थोड़ा सा आपको सहूलियत मिलेगी। लेकिन इस मेंस को आपको यदि क्रैक करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग प्रैक्टिस आपकी कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस 3 घंटे बैठ के लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप जो भी पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। जो टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो रही हैं उन टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। बेहतर आंसर लिखने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे बच्चे पूछते मेरा एक वीडियो लेक्चर पड़ा है, इसमें अब मैंने अपलोड करवाया था, जिसमें 2019 मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिखना है, कम शब्दों में सारगर्भित लिखना है और अपनी स्पीड भी मेंटेन रहे, हमारा क्वेश्चन ना छूटे, तो कैसे मैनेज करना है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्ड लिमिट है और टाइम मैनेजमेंट है कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आपको उसी 3 घंटे में पेपर भी पढ़ना है, आंसर भी लिखना है, आंसर फ्रेम करना है, और सारा जो भी उसमें हम कहते हैं ना
कि ऊपर की जो हमारी जो सजावट होती है वो भी करना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है आपको, मैप भी बनाना है आपको, सारा कुछ करना है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो है 2019 में राइटिंग प्रैक्टिस है। इसके लिए सबसे पहले जो 2019 वाला जो मेंस है, ये इस पैटर्न का मेंस आपका 2014 से स्टार्ट हुआ है। तो 2014, 15, 16, 17 और 18 ये कंटिन्यूस आपके 5 साल के पेपर्स आपके पास हैं। इन 5 साल के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। उसके बाद विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही होंगी, तो उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, उनको सॉल्व करिए और ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस कर दिए, ताकि आप 2019 का रिजल्ट के बाद का जो समय है, मुझे नहीं लगता है कि 50 to 60 डेज से ज्यादा समय आपको मिल पाएगा। यदि कोरोना कंट्रोल में है, थोड़ा सा भी कोरोना कंट्रोल में है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 2019 का मेंस कराने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है और 2020 का भी नोटिफिकेशन आएगा, 2020 के भी एग्जाम कराने के लिए तत्पर है। क्यों? क्योंकि प्रशासन में भी अधिकारियों की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर लगातार रिटायरमेंट होंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे तो प्रशासनिक अमला जो है वो खाली होगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को भी प्रशासन के कार्य संचालन हेतु अधिकारियों की आवश्यकता होगी ही होगी। तो इस प्रकार से जो एक संभावना बन रही है, तो संभावना यही बन रही है कि जल्दी ही आपके एग्जाम कंडक्ट होने लगेंगे। और इसके अलावा विभिन्न स्टेट पीएससी और यूपीएससी का एग्जाम आप दे ही रहे हैं, तो आपकी वैसे भी सतत तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि जो बच्चे 2019 का मेंस नहीं दे रहे हैं और वो 2020 पीएससी का इंतजार कर रहे हैं, अगेन मैं यही बोलूंगी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए। 2020 पीएससी के लिए या फिर अन्य जो भी एनी अदर एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए आप जिस भी प्रकार का, यदि आप व्यापम के एग्जाम देने वाले हैं तो व्यापम के पुराने पेपर उठाइए और उनको सॉल्व करिए। फिर उसके बाद आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पर भी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं उनको सॉल्व करिए, या फिर आपको कहीं पर ऑफलाइन मोड पे अवेलेबल होते हैं, विभिन्न प्रकार की बुक्स में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्री के लिए आप थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें। एक टाइम निर्धारित करिए, एक अपना टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम टेबल के अंतर्गत हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। और साथ ही साथ, चूंकि मैं हमेशा ही आप लोगों को बताती आई हूं कि सिविल सर्विसेज की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो 3 चरण होते हैं आपके, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस की मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार या इंटरव्यू, इन तीनों चरणों की तैयारी शुरू से ही हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर हम मेंस क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत से ही आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हम एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब आप 2020 पीएससी के प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप 2020 पीएससी के मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी ज्यादा समय नहीं है किसी भी चीज के लिए कि आप पहले प्री तैयार करो फिर मेंस तैयार करो, तो हम राइटिंग प्रैक्टिस बाद में करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने देखा होगा कि जब 2014 और 2015 की पीएससी कंटिन्यूअस आई थी तो मेंस के लिए समय नहीं मिला था। प्री का रिजल्ट आया है और 2 से 3 महीने के अंदर मेंस हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अलग से जब हम मेंस की तैयारी की कोशिश करते हैं तो हम उतनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए 2020 पीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप क्या करें, एक आपने टॉपिक डिसाइड किया, जैसे आपने बोला कि मुझे आज जो संविधान है उस संविधान में क्या पढ़ना है। मैंने आज सोचा है कि मुझे संवैधानिक विकास एक टॉपिक है, इस संवैधानिक विकास को पढ़ना है। और इस संवैधानिक विकास में आप क्या पढ़ते हैं,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपका जब भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है तो आप वहां तक पढ़ते हो कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं संवैधानिक विकास। तो जब आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब प्रारंभिक परीक्षा के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सॉल्व करिए, प्लस उसी साथ साथ में आप या इससे संबंधित जितने भी मेंस के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करें। और मेंस का जो 2020 का पैटर्न है उसमें आपने देखा है कि 3 मार्कर है और 5 मार्कर है और 11 मार्कर है। लिखने के लिए जो शब्द सीमा है बहुत ही कम है, ये आपका 1 या 2 पंक्ति ही है, ये आपका 50 शब्द में है और ये आपका 200 शब्दों में है। मतलब आपको सिलेबस में जो 2020 पीएससी का नवीन पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आपका अपलोडेड है, तो वो सिलेबस जब आप देखोगे तो उसमें पैटर्न भी बताया गया है कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न मेंस का कैसा होगा। तो ये एक साथ आप तैयारी करिए, प्री की भी तैयारी एक साथ स्टार्ट करिए और मेंस की भी तैयारी स्टार्ट करिए। टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को पढ़िए और अपना खुद का एक टाइम टेबल स्टार्ट बनाइए और उस टाइम टेबल पे खुद को स्ट्रिक्ट कर लीजिए कि नहीं, जैसे बिना खाना खाए हम कोई और काम नहीं करते हैं, बिना सोए हम खुद को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं, उसी तरीके से जब हम वो टाइम टेबल बनाएं तो उस टाइम टेबल में ऐसा होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे टाइम टेबल से हमें ना अलग कर पाए। एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और उसको फॉलो करने के लिए खुद को स्ट्रिक्ट कर लीजिए कि नहीं, मैं जब तक अपने इस शेड्यूल को पूरा ना करूंगा तब तक मैं नहीं उठूंगा। और टाइम टेबल बनाने का जो बेहतर तरीका होता है वो घंटों वाला नहीं होता है कि मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, मेरे को 14 घंटे पढ़ना है। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ और जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी फीलिंग्स है, मेरी फीलिंग्स ये कहती है कि घंटों में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई होती है कि आपने कितना टॉपिक डिसाइड किया है और उस टॉपिक को कंप्लीट किया कि नहीं। बहुत सिंपल सा है। अगर आज आपने सोच लिया है कि मुझे आज भारतीय का जो संवैधानिक विकास है वो कंप्लीट करना है, तो अब वो संवैधानिक विकास आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड। और उस संवैधानिक विकास को कंप्लीट करने में, लर्न करने में, आपको समझने में, आपको याद होने में यदि 8 घंटे लगते हैं तो आपको 8 घंटे ही पढ़ना है। तो जो शेड्यूल बनता है, टाइम टेबल बनता है, वो घंटों के हिसाब से ना बनाते हुए यदि आप टॉपिक के हिसाब से बनाओगे, एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए बनाओगे कि आज के दिन का मेरा ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने में मुझे चाहे जितने भी समय तक बैठना पड़े मैं बैठ के पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ाई करोगे तो किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप ना सक्सेस हो ऐसा संभव नहीं है। अब साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं जहां पर रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम के अतिरिक्त आपका फिजिकल भी वहां पर पूछा जाता है, फिजिकल भी टेस्ट होता है। तो ऐसी परीक्षाओं में जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है और उन परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो वो कहीं भी रहें, अपना फिजिकल जो है उनका वो ना रोकें, वो घर पे रह के भी अपने फिजिकल का कर सकते हैं कि आप दौड़ सकते हो। आप मेरे ख्याल से लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आजकल स्टेडियम सब जगह ओपन हो चुके हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होगे, किसी भी ब्लॉक में होगे, छोटा मोटा स्टेडियम हर जगह होता है। आजकल तो स्कूल में भी जब तक आपका प्लेग्राउंड नहीं होता है तब तक स्कूल को भी आपका सैंक्शन सरकार नहीं देती है। तो आपके दौड़ने के लिए आपके जो बेसिक फिजिकल जो टेस्ट होते हैं जो लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जो भी आप का माध्यम है, तो उसके द्वारा तो आप उसकी तैयारी कहीं भी रहकर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि जब मैं इंदौर जाऊंगा तो इंदौर के डीएवीवी के ग्राउंड में या नेहरू स्टेडियम के ग्राउंड में ही फिजिकल तैयारी कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जहां भी हैं आपको नॉर्म्स सारे पता है कि हाँ किस एग्जाम्स के लिए कौन से फिजिकल नॉर्म्स होते हैं, तो वो आप कहीं भी रहकर कर सकते हैं। एक चीज बस और मैं अलग से यहाँ पर जोड़ूंगी, अब मैं कंक्लूजन की तरफ जा रही हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
और यूपीएससी प्री हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, मेंस की डेट भी आपके पास है। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को मैं बोलूंगी कि अपने आप में ये डिसाइड कर लें कि हमें ये जो हमारा समय है हम किसी को नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से नहीं देंगे। और जो भी हम तैयारी कर सकते हैं किसी भी मोड से, किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन, पर्सनल गाइडेंस लेकर, कैसे भी करके अगर हम कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले वही कंप्लीट करनी है। न्यूज़पेपर हर जगह अवेलेबल है। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता है कि जो अगर प्री क्वालिफाई करनी है तो उनको पता ही है कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो उसको लॉकडाउन और कोरोना को बहाना ना बनाते हुए अपनी तैयारी में जुटे रहें। इसके अलावा अब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम मैडम भेजें कि ना भेजें, तो उनसे मेरी यही अपील है कि यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को घर में उतनी सुविधा हम दे सकते हैं तो अभी ठंड आने वाली है, आ ही चुकी है। दिसंबर और जनवरी में आपका कोरोना का जो थर्ड फेज है उसकी उम्मीद बढ़ रही है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो यदि ऐसी परिस्थिति है और आपको लगता है कि हम बाहर नहीं भेजेंगे तो मत भेजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की घर में पढ़ाई नहीं हो रही है और उसको इंदौर जाना है तो वहां पढ़ना है, तो बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस में लीजिए कि वो बच्चा ज्यादा इंदौर में ना घूमे, अपनी पढ़ाई से मतलब रखे, अपने रूम में रहे और जिस तरह से भी तैयारी वो कर सकता है घर में, कम लोगों से मिले जुले। जबरदस्ती ये नहीं कि हम इंदौर आ गए हैं तो हम छप्पन जा रहे हैं, हम सराफा जा रहे हैं, हम तो चौपाटी जा रहे हैं, रूम में हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा रूम में अकेला है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थिति में उसको लाइब्रेरी भी ज्वाइन करनी चाहिए। जब वो रूम पे ही है तो अकेला है, और अकेलेपन के लिए और पढ़ाई के माहौल के लिए इंसान लाइब्रेरी जाता है ना। तो एक तो पहले आप घर से इंदौर आए, इंदौर में आपने एक रूम लिया और उसके बाद फिर आपको लाइब्रेरी भी चाहिए। तो मुझे मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये तो बहाने होते हैं। तो आप लाइब्रेरी जाओगे, ज्यादा लोगों के टच में आओगे, रूम पे पढ़ोगे, अपने अकेले रहोगे, सेपरेट रहोगे। कोशिश ये करो कि बहुत अच्छे से सैनिटाइज करते हुए जो भी आपके मेस होते हैं वहां पर पता करें, और ऐसे मेस का उपयोग करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम यूज करें। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा लोग एक साथ होते हैं तो उसमें आपके कोरोना स्प्रेड की संभावना बढ़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि घर पे रहें, बहुत आवश्यक चीजों के लिए ही हम बाहर निकलें। जो भी काम करें उस पर फुल प्रिकॉशन के साथ रहें, बिना मास्क के घर से बाहर या रूम से बाहर ना निकलें। टीचर से भी डाउट सेशन के लिए आप मिलने जा रहे हो तो बकायदा आपका मास्क आपके पास होना चाहिए। सैनिटाइजर की छोटी बोतल अपने पास हमेशा रखो कि यदि कहीं आप किसी से मिल रहे हो तो आप सीधे सीधे अपना हैंड सैनिटाइज करते चलो, घर आओ तो उतने ही प्रिकॉशन लो। तो इस प्रकार से यदि आप इंदौर में रह के भी पढ़ाई करना चाह रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं रह सकते हो, लेकिन सबसे सेफ अपना घर होता है और वहीं पर आप अपने तैयारी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार स्टूडेंट संपर्क कर रहे थे कि मैडम हम क्या करें क्या नहीं करें, तो मुझे लगता है कि उनके डाउट से मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। तो जितना मुझसे समझ में आया है मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। और एक क्वेश्चन मुझसे रोज पूछा जा रहा है कि मैडम 2019 का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मान के चलिए कि लोक सेवा आयोग आपका संवैधानिक निकाय है और वो रिजल्ट निकालेगा ही निकालेगा। किसी भी प्रकार से जो चीजें आ रही हैं, चाहे उसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, आरक्षण का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि चीजें क्या 100% हो सकती हैं, लेकिन 99.9% संभावना है रिजल्ट जल्दी आएगा और मेंस हर हाल में होगा। तो यदि किसी के दिमाग में ये डाउट है कि 2019 का मेंस नहीं लेगा आयोग, तो इस डाउट को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। 2019 का मेंस जल्दी ही होगा और उसके लिए तैयारी में लगे रहें। अगर जिन्होंने छोड़ रखी है वो स्टार्ट कर दें, और जो चला रहे हैं अपनी तैयारी उसको और पुख्ता करते चलें। और 2020 का भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही वापस से अपनी परीक्षाओं को रूटीन अप कर लेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं मिलूंगी आपसे, तो अब जो हमारा वीडियो रहेगा हमारे सिलेबस के अंदर से रहेगा। अब मैं आपको जो भी आपका सिलेबस है, मैंने आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेक्चर्स थे वो थोड़े बहुत अवेलेबल कराए थे। फिर उसके बाद कुछ मेरी जो कार्यालयीन प्रशासनिक व्यस्तता थी, और साथ ही साथ कोरोना काल में आप सभी को पता है कि इंदौर में इंसान घरों का काम में भी व्यस्त है, तो बच्चे भी हैं छोटे, तो इस वजह से नहीं अवेलेबल करवा पाई थी मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आगामी वीडियो। उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी आप सबसे। लेकिन अब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो वीडियो है वो कंप्लीट कराने की मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं 2020 का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसके बाद जो संविधान का पोर्शन है वो मैं स्टार्ट करूंगी, पैरेलली कोशिश करूंगी कि आपका संविधान भी स्टार्ट हो जाए और साथ ही साथ आपका पब्लिक एड भी स्टार्ट हो जाए। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम अपनी सीधे सीधे सिलेबस पे आएंगे, और साथ ही साथ 2020 मेंस की तैयारी कैसे करना है। तो एक वीडियो लेक्चर रहेगा जिसमें 2020 मेंस की तैयारी कैसे की जाए, आपके वहां पर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये रहेगा। और साथ ही साथ कुछ जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं उन टेस्ट सीरीज के डिस्क्रिप्शन के साथ, डिस्कशन के साथ भी मैं आप लोगों के सामने आऊंगी। और यदि इसके बावजूद कोई आपको डाउट है तो लगभग लगभग मेरे स्टूडेंट्स के पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, और मेरा एक टेलीग्राम में मेरा पर्सनल डॉक्टर वंचना सिंह पीएससी गाइड से एक चैनल है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और नॉर्मली जिस प्लेटफॉर्म पे मेरा ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म पर भी आप क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप के क्वेश्चंस का आंसर जितना बेहतर दे सकूं उतना बेहतर करने की कोशिश मैं करूंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।